नमस्ते जी, वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज 15 अक्टूबर है। देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के एक प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिक होने के साथ साथ भारत के 11वें और पहले गैर राजनीतिक राष्ट्रपति का जन्मदिवस, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता था। मिसाइल मैन के नाम से लोकप्रिय एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती 15 अक्टूबर को है और उनकी पुण्यतिथि 27 जुलाई को मनाई जाती है। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में हुआ और 15 अक्टूबर को उनकी 88वीं जयंती आज देश मनाएगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन देशवासियों के लिए, खासतौर पर बच्चों और युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। उनके जीवन के कुछ प्रेरक प्रसंग हम आपके लिए लेकर आए हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार महापुरुषों के जीवन प्रसंग, वैदिक सिद्धांतों से जुड़े हुए विषय आपके लिए लेकर आते हैं। इसीलिए वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट अवश्य करें। आइए विषय की ओर चलते हैं। दीपावली का त्यौहार था। एक छोटा सा मुस्लिम बालक भी हिंदुओं का यह उल्लासपूर्वक त्यौहार मनाना चाहता था, लेकिन बहुत गरीब था। क्योंकि अखबार बेचकर वो बेचारा अपनी पढ़ाई का खर्च जुटाता था। 2 पैसों की मदद अपने गरीब बाप की भी किया करता था, अतः उसके पास पर्याप्त पैसों नहीं थे। तो संयोगवश उस दिन उसने अखबार बेचकर अन्य दिनों की अपेक्षा 5 पैसे ज़्यादा कमा लिए। तब वह पटाखे वाले के पास जाता है और उससे एक रॉकेट की मांग करता है, परंतु वह विक्रेता रॉकेट देने से मना कर देता है। तब यह कहते हुए 5 पैसे में रॉकेट नहीं आता, ऐसा बोल देता है। अब बालक तो निराश हो जाता है। दुकानदार से फिर कहता है बालक कि अच्छा, मुझे 5 पैसे के खराब पटाखे दे दो। खराब मतलब वे किस काम आएंगे, मैं उनसे रॉकेट बना लूँगा। उसके बाद वह 5 पैसे के ढेर सारे खराब पटाखे ले जाता है, कूड़ा उठाकर घर लाता है और एक नहीं कई रॉकेट बनाए उसने उस दिन। और गांव में मुस्लिम मोहल्ले में गगन की दूरी नापने वाले रॉकेट दिवाली के दिन उस बालक के आंगन से ही छोड़े गए थे। वह बालक ही आगे चलकर मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाद में वह बालक भारत का राष्ट्रपति भी बना। उस बालक का नाम ही था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। यदि मन में कुछ करने की तीव्र इच्छा हो ना, तो आप अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल बना सकते हैं। बात उन दिनों की भी है। एक और प्रेरक प्रसंग भी उनके जीवन का आता है ध्यान, कि जब कलाम इसरो के बहुत महत्वपूर्ण और लंबे समय से चले आ रहे प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे थे, अन्य 70 वैज्ञानिक भी उनके साथ दिन रात मेहनत में जुटे हुए थे। मिशन में आ रही तकनीकी दिक्कतों से वे मिशन की सफलता को लेकर संशय में थे, लेकिन आशावान भी थे। एक समय कलाम अपने ऑफिस में बैठकर प्रोजेक्ट की बारीकियों पर विचार कर रहे थे। इस पर परेशानी के समय में भी वे एक हिंदी का गीत गुनगुना रहे थे कि होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। उसी समय कलाम के चैम्बर में एक वैज्ञानिक ने आकर उनसे आग्रह किया कि आज शाम के 5:30 बजे काम खत्म करके क्या वो घर जा सकता है। उसका कहना था कि उसके बच्चों को आज प्रदर्शनी लेकर जाना है, उसने वादा कर लिया है। यह सुनकर कलाम ने उसे आज्ञा दे दी। वह वैज्ञानिक खुशी खुशी अपने काम में लग गया। इसके बाद वह वैज्ञानिक काम में इतना लीन हो गया कि उसे अपने बच्चों से किए हुए वादों का ध्यान ही नहीं रहा। उसे इस बात की सुध तब हुई जब कई घंटे बाद उसने घड़ी देखी और 8 बज रहे थे। यार देख, वह जल्दी जल्दी कलाम के चैम्बर में पहुंचा, लेकिन उसे बड़ा निराशा हुई देखकर कि कलाम वहाँ मौजूद ही नहीं थे। उसे अपने बच्चों से किए गए वादे के पूरे ना होने का दुख हुआ। उदास मन से जब वह घर लौटा, तो घर लौटने पर उसकी पत्नी से पूछा कि बच्चे कहाँ हैं। तो उसने उत्तर देते हुए कहा कि तुम नहीं जानते, तुम्हारे मैनेजर डॉक्टर कलाम घर आए थे और बच्चों को अपने साथ प्रदर्शनी दिखाने ले गए। यह सुनकर वह बड़ा मन ही मन प्रसन्न हुआ और डॉक्टर कलाम को धन्यवाद देते हुए हंसने लगा। दरअसल डॉक्टर कलाम ने देखा कि वैज्ञानिक जोर शोर और पूरी संलग्नता होकर काम में लगे हुए हैं, तो उन्होंने सोचा कि इन्हें काम बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, इनका ध्यान नहीं भटकना चाहिए। लेकिन जब किसी ने अपने बच्चों से वादा कर लिया है तो वे जरूर प्रदर्शनी देखने जाएंगे। इसीलिए उन्होंने बच्चों को खुद घुमाने का स्वयं फैसला किया और उन्हें प्रदर्शनी स्वयं लेकर गए। एक और घटना ध्यान आती है। प्रसंग उस समय का है जब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक नए उपग्रह के परीक्षण के लिए फ्रांस गए हुए थे। उसी समय अंतराल में उन्हें भारत में भी नए उपग्रह के प्रक्षेपण को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करना था। उसी समय लगभग उस समय डॉक्टर कलाम भारत के राष्ट्रपति थे, लेकिन यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि वे राष्ट्रपति पद संभालते हुए भी कभी अपने मुख्य पेशे से दूर नहीं हुए। वे उस समय इसरो के प्रक्षेपण प्रणाली के मुख्य अधिकारी के रूप में कई प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों की टीम का नेतृत्व करते रहते थे। जब वे वैज्ञानिक फ्रांस के फ्रेंच गुआना से भारत लौट रहे थे, तब एयरपोर्ट के अधिकारियों ने उनका पासपोर्ट जांचकर उन्हें विशेष व्यक्तियों को दी जाने वाली सुरक्षाएं दे दी। यह देखकर वैज्ञानिक कुछ उलझा हुआ महसूस करने लगे। तब उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि क्या कोई समस्या है। इस पर एयरपोर्ट के एक अधिकारी ने कहा कि हमें ऐसा ही करने को कहा गया है। कुछ समय के पश्चात एयरपोर्ट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने उनसे आग्रह किया कि आप लोग की फ्लाइट आधे घंटे बाद है, इसीलिए आप लोग विशेष रूप से राष्ट्राध्यक्षों के लिए बनाए गए रेस्ट रूम में का प्रयोग कर सकते हैं। इस बात को सुनकर एक वैज्ञानिक ने कहा कि हमारे पास पहले ही विशेष श्रेणी के टिकट उपलब्ध हैं, हमारी फ्लाइट अब से 3 घंटे बाद उड़ान भरने वाली है।
तब एक एयरपोर्ट का अधिकारी उनको समझाते हुए बोला कि राष्ट्रपति भारत के डॉक्टर कलाम ने उनको विशेष रूप से निर्देश दिए हैं। कहा है भारतीय राष्ट्रपति ने, हमारे राष्ट्रपति ने निर्देश दिए हैं विशेष रूप से कि इसरो के वैज्ञानिक कुछ दिनों से बहुत व्यस्त हैं, उन्हें इनसेट 4B के प्रक्षेपण के सिलसिले में भागदौड़ काफ़ी करनी पड़ रही है, इसीलिए उनका विशेष ख्याल रखा जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए स्वयं राष्ट्रपति जी ने अभी कुछ देर पहले ही विशेष विमान की व्यवस्था करवाई है। अब आप लोग 3 घंटे बाद नहीं, बस आधे घंटे में ही भारत के लिए रवाना हो जाएंगे आराम से। वैज्ञानिक बहुत खुश थे, वे रेस्ट रूम में मात्र आधे घंटे रुके और तुरंत ही भारत के लिए रवाना हो गए। डॉक्टर कलाम अपने इतने व्यस्त समय में भी स्मरण रखते थे, या यूँ कहें कि उन्हें फिक्र रहती थी कि आज संचार उपग्रह का प्रक्षेपण होने वाला है। इसको सफल बनाने के लिए कितने ही वैज्ञानिक देश विदेश में भागादौड़ी कर रहे हैं ताकि यह अभियान सफल हो जाए। एक और उनके जीवन की घटना स्मरण होती है। एक दिन सुबह 11 बजे डॉक्टर कलाम ने माशेलकर जी का यहाँ फ़ोन किया और कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा गठित नॉलेज टास्क की बैठक में बुलाई है। इस समय डॉक्टर कलाम और मालेश्कर परिचालन समिति एक साथ काम कर रहे थे उसमें। तो मालेश्कर जी बैठक में शामिल होने में शुरुआत में उन्होंने असमर्थता जताई, लेकिन उन्हें लगा कि यह कार्य ज़्यादा जरूरी है तो वह आ गए। अब जब दोपहर हुई और बात जब समझ में आई तो डॉक्टर कलाम ने, उनकी बात हुई तो पूछा कि क्या बात है भाई। तो उन्होंने बताया कि उनकी सुबह ही फ़ोन आया था, उनकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार है, उनका पुणे जाना आवश्यक है। उन्हें ऐसा लगा तो पहले उन्होंने अपना महत्वपूर्ण दायित्व पूरा किया और सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए। पहली फ्लाइट से वे पुणे जा रहे थे। इस समय स्थिति इतनी तनावपूर्ण थी कि खुद पर वह नियंत्रण नहीं रख सके और वह रोने लगे। कलाम ने उन्हें सांत्वना दी और 15 मिनटों के बाद ही डॉक्टर कलाम खुद आश्चर्यजनक रूप से मीटिंग छोड़कर उनके ऑफिस पहुंच गए। उन्हें 1 घंटा उनके साथ उन्होंने बिताया। यह घटना हमें बताती है कि कलाम दूसरों का कितना ख्याल रखते थे, उदार हृदय व्यक्ति थे। APJ अब्दुल कलाम ने अपने एक इंटरव्यू में यह भी बताया गया, उनसे एक सवाल पूछा गया था कि क्या व्यक्तिगत जीवन से आप कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसे हमें हार को किस तरह स्वीकार करना चाहिए, एक लीडर हार को किस तरह फेस करता है, यह पता लगे। तो डॉक्टर कलाम ने कहा कि मैं आपको जीवन का एक अनुभव सुनाता हूँ। 1973 में मुझे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम, जिसे SLV-3 कहा जाता है, का हेड बनाया गया। हमारा गोल था कि 1980 तक किसी भी तरह हमारी सैटेलाइट रोहिणी अंतरिक्ष में भेज दिया जाए, जिसे बहुत बड़ा बजट दिया गया था। ह्यूमन रिसोर्सेज भी अवेलेबल करवाए गए थे, ह्यूमन रिसोर्सेज भी। पर मुझे इस बात से अवगत कराया गया था कि निश्चित समय तक हमें गोल पूरा करना ही है। हज़ारों लोगों ने बहुत मेहनत की। सन 1979 तक, शायद अगस्त का महीना था, हमें लगा कि पूरी तरह तैयार है। लॉन्च प्रोजेक्ट डायरेक्टर होने के नाते कंट्रोल रूम में डॉक्टर कलाम मौजूद थे बटन दबाने के लिए, और 4 मिनट पहले ही कंप्यूटर पर उन चीज़ों की लिस्ट जांचने लगे जो ज़रूरत थी ताकि कोई कमी ना रह जाए। फिर कुछ देर बाद ही कंप्यूटर ने लॉन्च रोक दिया और बता रहा था कि कुछ चीज़ें आवश्यकता अनुसार सही नहीं हैं। और कलाम के साथ, डॉक्टर कलाम के साथ कुछ एक्सपर्ट भी थे। उन्होंने विश्वास दिलाया कि सब कुछ ठीक है, कोई गलती नहीं हुई है। फिर डॉक्टर कलाम ने कंप्यूटर के निर्देश को बाईपास कर दिया और रॉकेट लॉन्च कर दिया। फर्स्ट स्टेज तक तो सब कुछ ठीक रहा, पर सेकंड स्टेज में कुछ गड़बड़ हो गई और रॉकेट अंतरिक्ष में जाने की बजाय बंगाल की खाड़ी में गिर गया। ये बहुत बड़ी सफलता थी। उसी दिन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन प्रोफेसर सतीश धवन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और प्रोफेसर धवन, जो कि संस्था के प्रमुख थे, उन्होंने मिशन की असफलता की सारी जिम्मेदारी खुद ले ली। कहा कि हमें कुछ और टेक्निकल उपायों की ज़रूरत थी। पूरे देश दुनिया की मीडिया वहाँ मौजूद थी। उन्होंने कहा कि अगले साल तक ये कार्य संपन्न हो ही जाएगा। अगले साल जुलाई 1980 में दोबारा कोशिश की गई और सफल हुए। पूरा देश गर्व महसूस कर रहा था। इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। प्रोफेसर धवन ने डॉक्टर कलाम को कहा कि इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस तुम कंडक्ट करो। उस दिन डॉक्टर कलाम ने एक महत्वपूर्ण बात सीखी कि सफलता आती है तो एक लीडर उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता है, पर जब सफलता मिलती है तो अपने साथियों में उसकी जो है बांट देता है सफलता का श्रेय। डॉक्टर कलाम के जीवन से एक और प्रेरणादायक प्रसंग आता है ध्यान कि अब्दुल कलाम अपने जीवन में कभी खुद को बड़ा व्यक्ति नहीं मानते थे, सबको बराबर समझते थे। एक बार उन्हें वाराणसी में IIT BHU के दीक्षांत समारोह में बुलाया गया तो उन्होंने देखा कि स्टेज पर 5 कुर्सियां लगी हैं। बीच वाली कुर्सी काफ़ी बड़ी और ऊंची थी, जिस पर उन्हें बैठने को कहा गया था। कलाम सर ने उस पर बैठने से साफ मना कर दिया। कहा कि मैं तो आप लोगों के बराबर का ही व्यक्ति हूँ, अगर सम्मान करना है तो इस पर कुलपति जी को बैठा दीजिए। फिर कुर्सी वहाँ से हटा दी गई और उसके बाद डॉक्टर कलाम सभी के समान सामान्य कुर्सी पर ही बैठे। इस तरह डॉक्टर अब्दुल कलाम अपने सबके बराबर ही खुद को समझते थे। यही नहीं, अपनी इसी समानता के भाव के चलते अब्दुल कलाम सभी धर्म ग्रंथों का भी अध्ययन करते थे, गीता हो या कुरान। यानी उनके लिए कोई भी धर्म ग्रंथ छोटा या बड़ा नहीं था, बस ज्ञान जहाँ से मिले ले लेना चाहिए, यही उनका सोच थी, यही उनकी फिलोसफी थी। एक बार डॉक्टर कलाम ने कहानी भी सुनाई थी कि जब वो छोटे बच्चे थे तो प्रतिदिन माँ के साथ का खाना उन्हें माँ खाना खिलाया करती थी। एक रात की बात है कि उनकी माँ ने सब्जी रोटी बनाई थी और पिताजी को परोसी उनके, लेकिन रोटी कुछ जली हुई थी। तो उन्होंने इस बात को नोटिस किया। तो
करी या नहीं, लेकिन पिता ने वो रोटी बिना कुछ कहे उनके देखा उन्होंने कि प्रेम से खा ली और उनसे पूछने लगे कि बेटा आज स्कूल का दिन कैसा रहा। उनकी माँ ने जब उस जली रोटी बनाने के लिए उनसे क्षमा मांगी, जिस पर पिताजी ने उनके हंसते हुए कहा कि चिंता मत करो, मुझे जली रोटियां पसंद है। बाद में डॉक्टर कलाम ने अपने पिताजी से पूछा कि जली रोटियां आपको सच में पसंद है, तो उन्होंने ना में सर हिला दिया कि एक जली रोटी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, पर जले हुए शब्द बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं। ऐसा उनका बचपन था। इस तरह से उन्होंने शिक्षा ली और आगे बढ़ते रहे। एपीजे अब्दुल कलाम डॉक्टर ने इमारत की दीवार पर टूटे हुए शीशे लगाने के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया था, क्योंकि दीवार पर बैठने वाले पक्षियों को चोट लग सकती थी। बात उन दिनों की है जब डॉक्टर कलाम डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे। तब भवन की सुरक्षा के लिए साथ काम कर रहे अन्य लोगों ने इमारत की दीवार पर टूटे शीशे के टुकड़े लगाने के बारे में सुझाव दिया। यह बात डॉक्टर कलाम को जब पता लगी तो उन्होंने ऐसा करने से सबको रोक दिया, क्योंकि ऐसा करने से दीवार पर बैठने वाले पक्षी घायल हो सकते थे। जब युवाओं और किशोरों से राष्ट्रपति कलाम के साथ बैठक का अनुरोध करते थे तो न केवल उन्हें वह कीमती समय देते थे, बल्कि उनके विचारों को भी सुनते थे। साथ ही साथ उनके विचारों का फॉलोअप भी लिया करते थे, फीडबैक भी लिया करते थे। एक बार की बात है कि डॉक्टर कलाम अगले राष्ट्रपति होंगे। जब यह घोषित किया गया तो उनके तुरंत बाद एक भाषण देने के लिए एक मामूली स्कूल का उन्होंने दौरा किया। सुरक्षा का इंतजाम बहुत कम था, बिजली जाने की स्थिति का नियंत्रण भी, इस स्थिति बिजली पहुंच चली गई। लगभग 400 विद्यार्थी सामने खड़े थे, तो कलाम भीड़ के बीच में गए और उन्होंने छात्रों को घेर लेने को कहा। फिर बिना किसी माइक्रोफोन के उन्होंने 400 छात्रों से बात की। हमेशा की तरह एक प्रेरक भाषण दिया जो उन छात्रों को हमेशा हमेशा याद रहेगा। और कलाम ने जो प्रोवाइडिंग अर्बन अम्यूनिटीज़ फॉर रूरल एरिया पूरा करके जो प्रोजेक्ट है इस ट्रस्ट को अपने पूरे जीवन की बचत और वेतन दान दे दी। सरकार तत्कालीन और सभी पूर्व राष्ट्रपतियों का अच्छी तरह से ख्याल रखती है। जानने के बाद राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान डॉक्टर कलाम ने ग्रामीण आबादी के लिए शहरी सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में काम करने वाली एक कोष में अपनी सारी दौलत जीवन बचत देने का फैसला किया। ऐसा कहा जाता है कि डॉक्टर कलाम ने डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जो कि अमूल के संस्थापक हैं, को फ़ोन किया और कहा कि अब जब मैं भारत का राष्ट्रपति बन गया हूँ, सरकार मेरे जीवन भर मेरा ख्याल रखेगी, ऐसे में मैं अपनी बचत और वेतन का क्या कर सकता हूँ। डॉक्टर कलाम इतने विनम्र थे कि वह अपने प्रशंसकों से उनके साथ तस्वीर लेने के खातिर थोड़ा देर समारोह में जाने से भी, रुकने से भी नहीं हिचकिचाते थे। एक बार IIM अहमदाबाद में वह एक समारोह के मुख्य अतिथि थे। घटना से पहले लगभग 60 छात्रों के एक वर्ग के साथ लंच कर रहे थे। दोपहर के भोजन के अंत में सभी छात्र पूर्व राष्ट्रपति के साथ एक तस्वीर लेना चाहते थे। देरी का हवाला देते हुए कार्यक्रम के आयोजक छात्रों को रफा दफा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर किसी को आश्चर्य हुआ जब डॉक्टर कलाम ने आयोजकों को शांत रहने के लिए कहा और कहा कि जो हर व्यक्ति मुझसे तस्वीर लेना चाहता है, जब तक नहीं ले लेता वो यहाँ से नहीं जाएंगे। डॉक्टर कलाम ने राष्ट्रपति बनने के बाद भी केरल की अपनी पहली यात्रा के दौरान केरल के राजभवन में राष्ट्रपति के अतिथि के रूप में जिन 2 व्यक्तियों को आमंत्रित किया, वह जानकर आपको आश्चर्य होगा। पहला सड़क का मोची और दूसरा एक बहुत ही छोटे होटल का स्वामी। यह मजाक नहीं है। डॉक्टर कलाम ने त्रिवेंद्रम की अपनी पहली यात्रा के दौरान जब वे राष्ट्रपति प्रथम बार बने तो वहाँ राष्ट्रपति बनने के बाद जब प्रथम यात्रा पे केरल गए तो केरल के राजभवन में राष्ट्रपति मेहमान के रूप में अपनी तरफ से किन्हीं 2 मेहमान लोगों को बुलाने का अधिकार रखता था। डॉक्टर कलाम ने त्रिवेंद्रम के एक वैज्ञानिक के रूप में महत्वपूर्ण समय बिताया था। उन्होंने सड़क के किनारे के मोची को आमंत्रित किया, जो केरल में उन्हीं के समय के दौरान डॉक्टर कलाम के काफ़ी करीब था। उन्होंने उस छोटे से होटल के मालिक को भी आमंत्रित किया जहां डॉक्टर कलाम अक्सर भोजन के लिए जाते थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम बेहद गरीब मछुआरे परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। अपने परिवार की आजीविका चलाने के अपनी पढ़ाई के लिए पिताजी का साथ देकर बचपन में सड़कों के किनारे सुबह सुबह अखबार भी बेचा करते थे। भले ही इनके पिताजी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन कलाम हमेशा ही यही शिक्षा देते थे कलाम को कि यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो संघर्ष का साथ कभी नहीं छोड़ना। जितना अधिक संघर्ष करोगे उतना ही अधिक सफलता भी मिलेगी। इसी संघर्ष के बल पर एक गरीब मछुआरे से राष्ट्रपति तक के अपना सफ़र जीवन का उन्होंने किया, जो कि संघर्ष के द्वारा मिली सफलता की एक मिसाल है। बात उस समय की है जब उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट की जो घटना है वह ध्यान आती है। जब अब्दुल कलाम मात्र 10 वर्ष के थे, 5वीं कक्षा में पढ़ते थे। उनके स्कूल में बहुत ही बेहतरीन अध्यापक शिव सुब्रमण्यम अय्यर हुआ करते थे। उनकी क्लास को सभी बच्चे बहुत ही ध्यानपूर्वक अटेंड करते थे। एक दिन उन्हें ब्लैक बोर्ड पर पंख फड़फड़ाते हुए पक्षी का चित्र उन्होंने बनाया, जिसमें उन्होंने पक्षी के सिर, पूंछ और पूरे शरीर को अंकित कर उकेर कर समझाया कि पक्षी अपने हवा में कैसे उड़ते हैं। उड़ान भरते हुए उन्होंने समझाया कि उड़ान के वक्त वे कैसे दिशा बदलते हैं। 25 मिनट के लेक्चर में उन्होंने बताया कि पक्षियों के उठाव खिंचाव 10, 20, 30 पक्षी मिलकर अलग अलग आकृतियाँ किस प्रकार की बनाते हैं।
फॉर्मेशंस जिसे कहते हैं। क्लास की समाप्ति पर उन्होंने जानना चाहा कि कौन कौन से बच्चे को अच्छी तरह समझ में आया है। तब कलाम ने कहा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तब उन्होंने दूसरे बच्चों से पूछा, तो ज़्यादातर बच्चों ने यही जवाब दिया कि उन्हें भी समझ में नहीं आया। वे बच्चों के ऐसे प्रत्युत्तर के बावजूद भी सुब्रमण्यम सर असहज नहीं हुए। प्रतिबद्ध अध्यापक होने के नाते उन्होंने बच्चों को कहा कि शाम को हम समुद्र तट पर चलेंगे, वहाँ पक्षियों के प्राकृतिक रूप से उड़ते हुए उन्हें देखेंगे, जिससे सारी बात समझ में आ जाएगी। उस शाम को सुब्रमण्यम सर कलाम साहब की पूरी क्लास को रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले गए। पूरी क्लास ने आनंदपूर्वक गरजती हुई समुद्री लहरों को रेतीले किनारों से टकराते हुए देखा। साथ ही पक्षियों को मीठी चहचहाट करते हुए देखा और 10 से 20 के ग्रुप में विभिन्न आकृतियां बनाते हुए देखा। पक्षियों को सुंदर फॉर्मेशंस में उड़ते हुए देखा। अध्यापक से उसका कारण समझा तो पूरी क्लास दंग रह गई। उन्होंने समझाया कि उड़ान भरते समय पक्षी किस किस तरह नजर आते हैं। पक्षी फड़फड़ाते हैं, उनकी पूंछ का झुकाव मरोड़ कैसे आता है। इससे बच्चों ने ध्यान से नोटिस किया कि पक्षी जिस दिशा में जाना चाहते हैं उसी दिशा में उड़ते हुए मुड़ जाते हैं। उन्होंने क्लास में अगला सवाल किया कि इन पक्षियों का इंजन कहाँ होता है, इन्हें शक्ति कहाँ से मिलती है। कलाम साहब इस पर बताते हैं कि हमारे समझ में आ गया कि पक्षियों की जो इच्छा होती है उसकी पूर्ति के लिए वे अपनी अंतः प्रेरणा से अपने शरीर से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। यह सब बातें हमें 15 मिनट में समझ में आ गई। वे आगे कहते हैं कि ऐसे महान अध्यापक द्वारा हमें सैद्धांतिक पाठ जो प्रायोगिक रूप से प्रकृति के उपलब्ध जीवंत उदाहरण के साथ समझाया गया, इससे हमें पक्षियों की पूरी गति की वी अंडरस्टैंड द होल ब्राइट डायनेमिक्स समझ में आ गई। डॉक्टर कलाम बताते हैं कि यह घटना उनके लिए पक्षियों की उड़ान मात्र नहीं थी, उनके लिए पक्षियों की उड़ान उनके अंदर तक घुस गई और उनके विशेष भावना उनके जागृत हो गई उनके मन में कि उन्होंने तय कर लिया। वो कहते हैं कि मैंने मेरे भविष्य की पढ़ाई उड़ान सिस्टम से संबंधित रहेगी, यह तय कर लिया है। इस प्रकार सुब्रमण्यम सर के वास्तविक अध्यापन रियल टीचिंग की इस घटना से उनका भविष्य कैरियर तय कर दिया गया था। यह घटना उनके जीवन में मील का पत्थर साबित हुई, टर्निंग पॉइंट साबित हुई। एक दिन शाम को क्लास के बाद डॉक्टर कलाम ने अपने अध्यापक से पूछा कि उन्हें उड़ान के संबंध में पढ़ने के लिए कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। तो उन्होंने बताया कि आप पूरी मेहनत से, काबिलियत से 8वीं और हाई स्कूल तक की पढ़ाई करो और उसके बाद उड़ान के संबंध में इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करना। इस पर अध्यापक की सलाह पक्षियों की उड़ान को समझने के घटना के बाद कलाम साहब के जीवन का लक्ष्य होते हो गया। वह कहते हैं कि इस घटना ने मेरे जीवन का लक्ष्य निश्चित कर दिया, मिशन मिल गया उनको। और कॉलेज के फिजिक्स का अध्ययन करने के बाद MIT एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का उन्होंने कोर्स किया और इस प्रकार उनका जीवन एक रॉकेट इंजीनियर, एरोस्पेस इंजीनियर, टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में तब्दील हो गया। कलाम साहब के आगे का पूरा सफ़र हम जानते हैं, किस प्रकार बच्चों से विशेष आँख कान, और कहते हैं कि दिमाग और आँख कान खुला रखना चाहिए, ताकि जीवन में जब भी ज्ञान रूपी प्रकाश कहीं से प्राप्त हो तो उसका अनुसरण करके, हमें डॉक्टर कलाम का अनुसरण करके जीवन का उसे प्राप्त कर लेना चाहिए। जीवन में डॉक्टर कलाम कहते हैं कि सपने पूरे करने के लिए पहले सपने देखने होते हैं और महान से महान लक्ष्य बनाओ और उसके लिए अपनी पूरी क्षमता, पूरी एकाग्रता लगा दो। इसी के साथ डॉक्टर कलाम के जीवन की यह प्रेरणादायक घटनाएं, और भी बहुत सी घटनाएं हैं डॉक्टर कलाम के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आप उनकी लिखी पुस्तकों को पढ़ेंगे, उनके बारे में और जानेंगे और डॉक्टर कलाम के प्रेरणादायक जीवन से प्रेरणा लेंगे। इसी के साथ वैदिक राष्ट्र पर लगातार हमारे साथ बने रहिए। वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार आपके लिए वैदिक सिद्धांतों, प्रेरणादायक कहानियों, महापुरुषों के जीवन परिचय संबंधित, वैदिक भजनों संबंधित वीडियोस लेकर आते हैं। इसीलिए वैदिक राष्ट्र को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबाइए और अपने कीमती सुझाव का कमेंट अवश्य कीजिए। धन्यवाद।